बुद्धि भ्रष्ट होगी हमारी रात में। लोग भी कह रहे होंगे यहाँ रैम नहीं है, ये 256 जीबी लेके बैठा है, वो भी AI सर्वर सॉल्यूशन वाली। मैंने ना पीसी बिल्ड करी थी कोर अल्ट्रा 7 265K के साथ RTX 5080 की, और इसके बीच में जब ये पीसी बिल्ड मतलब आधी अधूरी सी थी, इसके बीच में ही इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 प्लस वाले प्रोसेसर लॉन्च हो गए, जिसके बारे में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी मैंने दिया था। और अब मुझे लगा कि यार कि क्यों नहीं लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड की जाए, और हाँ कंपैरिजन भी दिखा दूंगा आपको कि 265K के साथ कितना डिफरेंस है, कि हाँ आपको लेटेस्ट प्रोसेसर के लिए जाना चाहिए, बिकॉज सॉकेट सेम है तो कोई नए मदरबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। और जब कंपैरिजन बनता है तो भाई साहब रैम एकदम तगड़ी हो जानी चाहिए। भाई रैम पता कितनी है, ये 256 GB जो है वी कलर की AI सर्वर सॉल्यूशन 256 GB 128 GB की 2 स्टिक्स, और साथ में मदरबोर्ड भी तगड़ा लगाना बनता है। इस बिल्ड में हम यूज करेंगे Z890 Aorus Elite Duo X मदरबोर्ड। तो बाली ब्रदर, दिस मदरबोर्ड आउट, दिस मदरबोर्ड इन। पेमेंट हेलो नहीं चाहिए। अरे नहीं पेमेंट ले ले भाई, तू रैम मत ले। तो सबसे पहले ना प्रोसेसर से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अरे मजा नहीं आ रहा यार। अब आया ना मेरी जान। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है ना वो सिमिलर ही रहने वाली है। जो 265K की प्राइसिंग अभी चल रही है 35,900 का है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी आगे पीछे चेंज हो सकता है। और 270K प्लस अभी कहीं पे लिस्ट नहीं हुआ, बट ऑफिशियली इंटेल का कहना है $299 इसकी MSRP रहने वाली है। और डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे तो 27 to 28,000 रुपीज बैठते हैं, और टैक्स वैक्स लगा के 35-36,000 के आसपास ही रहने वाला है। बाकी लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जब भी ये लॉन्च होगा, तो आप देख लेना एक बार। एंड ये प्रोसेसर Arrow Lake रिफ्रेश है, मतलब कि सेम आर्किटेक्चर बट काफी इंप्रूवमेंट्स के साथ ही है। मतलब अगर आपको बस सही में बताऊं ना तो 13 जनरेशन के बाद जब 14 जनरेशन आई थी ना तो इतना बड़ा लीप नहीं था, लेकिन यहाँ पे Arrow Lake रिफ्रेश में कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेफिनेटली एक इंक्रीमेंट फील होती है। ये हमारा 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स का ही प्रोसेसर है, और इसके अंदर भी 8 परफॉर्मेंस कोर्स है, लेकिन 16 एफिशिएंट कोर्स हैं। 265K के अंदर 12 एफिशिएंट कोर्स थे, तो यहाँ पे जंप हमारे को थोड़ा सा मिल रहा है। और बूस्ट क्लॉक स्पीड सेम है 5.4 गीगाहर्ट्ज, लेकिन सारे के सारे ई कोर्स की फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज से बढ़ा दी है, और सारे पी कोर्स की फ्रीक्वेंसी 200 मेगाहर्ट्ज से बढ़ा दी है। और जो डाई टू डाई फ्रीक्वेंसी है वो 900 मेगाहर्ट्ज से इंक्रीज हो गई है। अब ये जो डाई टू डाई फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये है कि जो इंटरनली कंपोनेंट्स आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं ना वो बेटर कर पाएंगे आसान भाषा में। बाकी आगे बेंचमार्क्स वगैरह मैं दिखाऊंगा। और एनपीयू सेम मिलता है जस्ट लाइक लास्ट ईयर, 13 टॉप्स वाला एनपीयू है, एंड परफॉर्मेंस उस पर हम डिपेंडेंट रहते भी नहीं, बिकॉज एक हेवी पीसी बिल्ड के अंदर आप एक जीपीयू लगाते हो और एआई की परफॉर्मेंस ताबड़तोड़ जाती है। हाँ लो पावर एआई टास्क वगैरह कुछ हो गए तो वो एनपीयू का असाइन होते हैं, बट वो पीसी बिल्ड के मामले में इतना ज्यादा मैटर करता नहीं है। लैपटॉप में एफिशिएंसी ज्यादा जरूरी है, और इस सीपीयू का भी पीक पावर ड्रॉ 250 वॉट है जस्ट लाइक 265K। और जो कैश है वो इंक्रीज हो गई है, पहले 30 MB थी अब 36 MB है, और जो L2 कैश है वो 36 MB से 40 MB हो गई है। अब इसको ऐसे समझो, कैश जो होती है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अब जितनी शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ेगी तो फास्टर प्रोसेसिंग होगी। और इसको और आसान भाषा में अगर समझाऊं, फॉर एग्जांपल आपका एक डेस्क है, अब आपका डेस्क का जो एक्सेसिबल एरिया है वो बड़ा है, अब जितनी चीजें आपके बिल्कुल क्लोज रहेगी आप ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाओगे, ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। सेम केस हैपेंस विद सीपीयू जहां पे कैश बढ़ जाता है, मतलब वो ये प्रोसेसिंग में ना वेट टाइम कम हो जाता है, इसलिए बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। और यहाँ पे जो सॉकेट है वो सेम है LGA 1851, तो मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, बायोस अपडेट से काम चल जाएगा। और सबसे बड़ा हाईलाइट जो इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया इस Arrow Lake रिफ्रेश के साथ वो है आईबॉट, इंटेल बाइनरी ऑप्टिमाइजेशन टूल। अब ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो एप्लीकेशन एंड गेम्स को इंटेल के आर्किटेक्चर के हिसाब से रीस्ट्रक्चर कर देता है, जिसकी वजह से आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। इन शॉर्ट एप्लीकेशन या गेम का कोड इंटेल प्रोसेसर के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाता है। अभी एट लॉन्च 12 गेम्स का सपोर्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और फ्यूचर में और भी एप्लीकेशन एंड गेम्स का सपोर्ट हमारे को मिलेगा। और परफॉर्मेंस में जो जंप है वो भी आपको आगे दिखाता हूं, पिछली जनरेशन से कंपेयर किया हमने, एंड ये सिर्फ Arrow Lake रिफ्रेश के साथ है। इसको देख के लगता है जो इनका न्यू आर्किटेक्चर होगा उसमें और भी ज्यादा सपोर्ट एंड कोई और टेक्नोलॉजी या इसका वर्जन 2 वगैरह हमारे को देखने को मिल सकता है। और भाई टेस्टिंग करनी थी, कंपैरिजन करना था, तो मदरबोर्ड फ्लैगशिप लगाना बनता है। Aorus Elite Z890 Duo X हमने इसके अंदर लगाया। ये ATX फॉर्म फैक्टर वाला मदरबोर्ड है जिसके अंदर हमारे को 2 डिम स्लॉट्स मिलते हैं। यूजुअली मदरबोर्ड्स में आपने देखा होगा ना 4 डिम स्लॉट्स होते हैं। अब उसका एक रीजन है, डुअल डिम में ना हम ज्यादा बेटर स्पीड्स को अचीव कर सकते हैं। इवन अगर हम मेमोरी की ओवरक्लॉकिंग भी करते हैं ना तो ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे को मिलती है। अब इस मदरबोर्ड पे आप QDIM रैम लगाओगे, जो नॉर्मल रैम हमारे को मार्केट में मिल जाती है, वो आप 10,400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड तक ओवरक्लॉक कर सकते हो अगर वो सपोर्ट करती है। और जो रैम हमने इसके अंदर यूज करी है इसके बारे में भी आगे बताता हूं, जो CQDIM रैम है वो अप टू 7200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड तक ओवरक्लॉक हो सकती है। अब एक्स्ट्रा 4 स्लॉट्स से यहाँ पे 2 स्लॉट है, उससे हमारे को ये फायदा मिलता है कि पीसीबी की तरफ जो सिग्नल्स है ना वो काफी क्लीन रहते हैं, उनके मतलब बीच में इंटरफेरेंस नहीं होता। अब आसान भाषा में समझाऊं, एक रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है और एक रोड खाली है, तो गाड़ी किस पे ज्यादा तेज चलेगी? तो कुछ ऐसी ही चीज यहाँ पे 2 डिम स्लॉट्स के साथ है। और ये जो CQDIM मेमोरी होती है ना जो हमने इसके अंदर यूज करी है, आप अपने सामने देखो, नॉर्मल QDIM मेमोरी में 2 रैंक्स होती है, वहीं पे CQDIM मेमोरी में 4 रैंक्स होती है।
होती है, मतलब वो ज्यादा मेमोरी होल्ड करती है सिंगल स्टिक पे, तो यानी कि डुअल चैनल पे आप ज्यादा मेमोरी अचीव कर पाओगे। और इसकी स्टार्टिंग ही 16 GB रैम से होती है। तभी ये वाली जो रैम है ना, होम बेस्ड एआई सर्वर्स या वर्क स्टेशन के लिए होती है। और रैंक बेसिकली 4 मेमोरी का एक ग्रुप होता है, तो एक रैम पे ज्यादा रैंक्स होगी तो डेफिनेटली ज्यादा मेमोरी वो होल्ड करेगी। बाकी ये मदरबोर्ड 16+1+2 ट्विन डिजिटल वीरैम डिजाइन के साथ आता है, तो अगर आपको ओवरक्लॉकिंग वगैरह भी करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में वीरैम शील्ड भी मिलती है जो कि अच्छी खासी मोटी है, तो कूलिंग बढ़िया रहने वाली है। आईओ शील्ड पे भी हमारे को छोटे छोटे वेंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली कूलिंग इंप्रूव होगी। एंड इजी DIY फ्रेंडली मदरबोर्ड है ये, जिसके अंदर PCI इजी लैच प्लस मिलता है। रियर पे भी आईओ पर आपको पावर ऑन ऑफ का रीसेट बटन मिल जाएगा। क्यू फ्लैश प्लस है। इन शॉर्ट आप बिना मॉनिटर लगाए बायोस को डायरेक्टली यहाँ पे मदरबोर्ड से अपडेट कर पाओगे। और क्लियर CMOS का बटन है, इजी वाईफाई प्लग भी मिलता है। और M.2 के लिए भी हमारे को इजी लैच इसके अंदर मिलता है। और भाई इसके अंदर 5 M.2 के स्लॉट्स हैं, मतलब अगर स्टोरेज लगा दी तो आधा घर बेचना पड़ जाएगा। जिसके अंदर एक PCI 5.0 M.2 स्लॉट और बाकी 4 जो है वो PCI 4.0 वाले हैं। और जैसे कि फ्लैगशिप मदरबोर्ड है तो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, 8 लेयर की PCB से बनाई है। और इस मदरबोर्ड का एक और बेस्ट पार्ट, अगर आप एंथुसियास्ट हो, खुद PC बिल्ड करते हो, तो पीछे जो नुकीली चीजें नहीं होती मदरबोर्ड में, वो इस मदरबोर्ड के साथ आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे हमारे को शील्ड मिलती है, तो ऐसे कांटे हाथों में चुभेंगे नहीं। और सारे मेजर पोर्ट्स हमारे को इसके साथ मिल जाते हैं, भरपूर स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और भाई इस सिस्टम के अंदर हम जो रैम लगा रहे हैं ना भाई, इतने का तो PC बिल्ड नहीं करते लोग। ये रैम पहली बार इंडिया में कहीं लिस्टेड ही नहीं है। और जो मैंने AI से इसकी प्राइसिंग पूछी ना, AI भी कहने लगा भाई साहब लाया कहां से है, तो पूरी दुनिया में मुझे कहीं नहीं दिख रही। वैसे जो रैम हमारे पास है 128 GB की 2 स्टिक्स हैं, और इसकी टेंटेटिव प्राइसिंग 5 से 7 लाख रुपए के आसपास है आज की डेट में। ये भी शायद इससे ज्यादा भी हो सकती है। क्या कह रहे थे? ग्राफिक कार्ड ना, रैम बोलो भाई साहब। मुझे डर लग रहा है अपने स्टूडियो में। गजब टू बीवाज आदमी। और भाई ये वही रैम है CQDIM जो मैं भी आपको बता रहा था। और ये रैम DDR5 8000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड तक ओवरक्लॉक हो सकती है। और ये रैम मेजरली वर्क स्टेशंस और AI सर्वर्स में ही यूज होती है। तो मतलब ये नहीं कि आप कोई गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हो या प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करने, आपको एडिटिंग करने कि भाई AI सर्वर वाली रैम लगाएंगे, नहीं भाई साहब। वैसे भी कौन ही 6 लाख रुपए की रैम लगाएगा। बात तो सही है। तो अगर आपको अपने सिस्टम में बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रन करने हैं और आप एक प्रो हो इस फील्ड के अंदर, मतलब एकदम AI सर्वर ही बना लेना है घर पे, जिसमें मतलब NVIDIA RTX Pro 6000 आपने लगा रखा है, जो ज्यादा महंगा नहीं, 9.5 लाख का ग्राफिक कार्ड है, 7 लाख की रैम लगा देंगे, प्लाट बेच दिया, PC बिल्ड कर लिया। और बाकी जो अदर कंपोनेंट्स है आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जो भी हम इस टेस्ट बेंच के अंदर यूज कर रहे हैं। अब सीधा जंप मार लेते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क्स के ऊपर। भाई ये परफॉर्मेंस का क्या हाल है? सबसे पहले Cinebench R24 हमने निकाला, एंड भाई सरप्राइजिंगली 15 to 16% बेटर मल्टीकोर परफॉर्मेंस है। इवन सिंगल कोर में भी 5 to 6% का जंप है। और उसके बाद Cinebench R23 अगर आप देखो भाई, इसके अंदर भी मल्टीकोर भाई 41,500 के आसपास, मतलब 14% के आसपास की बेटर परफॉर्मेंस। एंड इवन सिंगल कोर भी अगर आप देखो तो 9% बेटर। और अगर आप साइड बाय साइड कोर अल्ट्रा 9 285K से कंपेयर करो तो सिमिलर परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। और ये जो 35,000 के आसपास जितने भी प्रोसेसर हैं, कंपेटिटिव प्रोसेसर से अगर आप कंपैरिजन देखो Cinebench R23 का, तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग है। अगर आप AMD के CPUs भी देखो साइड बाय साइड। और उसके बाद Geekbench 6 हमने टेस्ट किया, और Geekbench के साथ हमारे को iBot का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके टॉगल को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड इसके बेंचमार्क ये रहे आपके सामने। जब ऑफ था तो मल्टी कोर एंड सिंगल कोर के नंबर आप देख सकते हो, और जैसे ही ऑन किया तो 9% इन मल्टी कोर एंड 17% इन सिंगल कोर का डिफरेंस हमारे को मिला, जो कि डेफिनेटली दोनों केसेस में Core Ultra 7 से बेटर है। और यहीं पे Intel Core Ultra 9 से अगर कंपेयर करते हैं ना Geekbench 6 को, iBot ऑन करके, तो Core Ultra 9 को भी सरपास कर देता है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। और उसके बाद ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला, जिसके अंदर भी सिमिलर 15-16% का जंप मिला हमारे को। पिजेट बेंच पर DaVinci Resolve ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 3% का है। फोटोशॉप में 5% का परफॉर्मेंस जंप है। 3D Mark Time Spy भी अगर आप देखोगे तो 5% का डिफरेंस हमारे को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मल्टी कोर की परफॉर्मेंस है वो ऑन एंड एवरेज 10% का जंप आपको निकाल के देगी। तो करंटली अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो और ये वाला प्रोसेसर आपको मिलता है जब भी ये लिस्ट होगा, तो डेफिनेटली एक बढ़िया चॉइस ये आपके लिए रहेगा, जितने भी कंपेटिटिव CPU से अगर हम कंपेयर करें या 265K से भी अगर कंपेयर करें। एंड नाउ गेम टेस्ट हमने 1080p पे करे और लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे करे, क्योंकि सारा लोड CPU पे डालना था, CPU का कंपैरिजन देखना था ना। GPU हमने वैसे इसके अंदर RTX 5080 लगाया, लेकिन रेजोल्यूशन और ग्राफिक सेटिंग्स जब बढ़ेंगी ना तो GPU पे लोड आने लगता है, फिर वहां पे पता नहीं लग पाता CPU कितना बेटर है। सबसे पहले Valorant जो हमारा CPU इंटेंसिव गेम ही है, एंड यहाँ पे ना आप एवरेज FPS पे नजर मारना तो आपको ओवरऑल आइडिया हो पाएगा, क्योंकि हमने काफी देर गेम वगैरह चलाई थी एंड पूरे सिनेरियो के अंदर 270K प्लस बेटर परफॉर्म करा था। इस वजह से हमारे को अप्रोक्सीमेटली 100+ FPS मिल रहे थे Valorant के अंदर। फिर आया था हमारा CS2 रियल टाइम, अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर निकल के नहीं आया, बट ऑन एंड एवरेज अगर हम देखते हैं तो वही 10-15% का जंप हमारे को मिलता है 270K प्लस में। फिर आया था Cyberpunk, यहाँ पे हमने क्राउड डेंसिटी हाई कर दी थी, जो CPU पे लोड डालती है, एंड लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे टेस्ट करें, कोई भी अपस्केलिंग नहीं लगाई यहाँ पे, एंड 270K प्लस में आप देख सकते हो एवरेज FPS बेटर मिलते हैं, लाइक वही 10-15 FPS एक्स्ट्रा। देन Hogwarts Legacy, इसके अंदर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला, नियर अबाउट सेम ही परफॉर्मेंस मिल रही थी। देन The Last of Us 2 टेस्ट किया, बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर से FPS आ रहे थे, हाँ थोड़े से एक्स्ट्रा 2-4-5-10 FPS आपको नए वाले प्रोसेसर में ज्यादा
मिल जाएंगे। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट हमने टेस्ट किया, इसके अंदर भी ऑन एंड एवरेज हमारे को 10 to 15 FPS एक्स्ट्रा मिल रहे थे। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशिमा, इसके अंदर भी सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिल रही थी, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। उसके बाद आता है आईबॉट, जो इंटेल बाइनरी टूल मैं आपको बता रहा था, एंड यहाँ पे मैंने आईबॉट ऑन एंड आईबॉट ऑफ दोनों पे टेस्ट किया साइबरपंक, बिकॉज ये सपोर्टेड गेम था। मैं बस ये ढूंढ रहा था कि कहां पे FPS का डिफरेंस आएगा, कहां है वो परफॉर्मेंस जंप, मुझे नहीं मिला भाई साहब इस गेम में। फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, इसके अंदर मेरे को ओवरऑल परफॉर्मेंस बंप फील हो रहा था, मतलब हमारे को कुछ सिनेरियोज में 50+ FPS एक्स्ट्रा मिल रहे थे। बाकी वो सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज भी होता है, बट ओवरऑल अगर एवरेज देखते हैं तो 30 to 40 FPS एक्स्ट्रा निकाल पा रहा था। एंड ये कुछ गेम्स इंटेल ने भी टेस्ट किए हैं, जो आप ग्राफ अपने सामने देख सकते हो। तो ओवरऑल 8% का जंप इंटेल क्लेम कर रहा है। तो भाई ये था इंटेल कोर अल्ट्रा 7270K प्लस का पूरा रिव्यू एंड कंपैरिजन विद लास्ट जनरेशन। और भाई मल्टी कोर सिंगल कोर परफॉर्मेंस भाई बहुत अच्छा खासा जंप है। अगर हम 13-14 जनरेशन को देखें ना, तो वहां से काफी बड़ा बंप फील होता है। हाँ, अगर आपने गेमिंग पीसी बिल्ड करा है बहुत रिसेंट टाइम्स में 265K के साथ, और तुम्हें लगता है कि यार हमने क्यों छोड़ दिया, हम यही ले लेते कुछ है, इतना बड़ा आपने कुछ चीज मिस नहीं करी है, तो अपना मन छोटा मत करना। बट एक चीज मैं कहूंगा कि अगर आप लेटेस्ट पीसी बिल्ड कर रहे हो ना और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 के लिए जाना है, मतलब 35,000 रुपीज के आसपास तक आपको प्रोसेसर लेना है, तो आप इस प्रोसेसर को ऑप्ट कर सकते हो। और मेन चीज अगर देखा तो इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K वाली परफॉर्मेंस 270K प्लस, यानी कि कोर अल्ट्रा 7 वाले प्राइस में मिल रही है। और वैसे इंटेल कोर अल्ट्रा 5 250K प्लस भी आ चुका है हमारे पास, एंड उसका भी हम कंपैरिजन बहुत जल्दी लेके आएंगे विद 245K। तो कोई क्वेरी है, फीडबैक है, इनपुट है, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, जो हम उस वीडियो में कवर कर पाए। बाकी यहां तक आगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।